Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र दीपक सिंह राजपूत। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत के बारे में। पिछला जो हमने सिद्धांत की बात की थी वो था क्लार्किल हल का पुनर्वलन का सिद्धांत। उसके पहले हमने बात की थी थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि की भूल के सिद्धांत के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो वो कौन है? आई.पी. पावलोव, जो कि शरीरशास्त्री थे। आई.पी. पावलोव की पूरे नाम की बात की जाए तो इनका जो पूरा नाम है साथियों वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। क्या नाम है? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, कभी कभी नाम फुल नाम आ जाती है कि आई.पी. पावलोव का पूरा नाम क्या था, तो इवान पेट्रोविच पावलोव का पूरा नाम था। और ये निवासी कहाँ के थे साथियों? ये रूस के निवासी थे, है ना। और ये क्या थे? शरीरशास्त्री थे। क्या थे साथियों? ये शरीरशास्त्री थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया अपना वो कब दिया? 1904 में दिया साथियों। और पावलोव को पाचन क्रिया पर शोध करने के कारण इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। प्रश्न आ जाए कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला, तो आपका उत्तर होना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन आ जाएगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये मिला इनको किस में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इसके प्रतिपादक आई.पी. पावलोव हैं। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। ये शरीरशास्त्री थे और ये रूस के निवासी थे। 1904 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और पाचन क्रिया पर शोध के कारण इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अनुबंधन के जनक की बात की जाए तो साथियों पावलोव को ही कहा जाता है अनुबंधन का जनक। वो अनुबंधन की बात की जाए तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बनने वाले बंधन को, संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन ही क्या है? अधिगम का परिणाम है। अनुबंधन का परिणाम ही क्या है? अधिगम है ना। अनुबंधन का परिणाम ही क्या है? अधिगम है। और इनका जन्म 1849 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे हम बात करते हैं इनके सिद्धांत के उपनामों की। पहला उपनाम है साथ शरीरशास्त्री का सिद्धांत, क्योंकि ये एक पावलोव क्या थे? शरीरशास्त्री थे, इसलिए शरीरशास्त्री का सिद्धांत कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, इंग्लिश में ही इसको क्या क्लासिकल कहते हैं शास्त्रीय को। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। साथ ही एक दो नाम और है, उनकी बात जान लेते हैं। आपको लिखना है अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत एक नाम लिख सकते हैं आप अन्य। अनुबंधित अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एक और नाम लिख लीजिए आप नेक्स्ट, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक और नाम लिख लीजिए आप, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। और एस अनुबंधन का सिद्धांत। एस जहाँ क्या कहा जाता था? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एस आर यहाँ पर कहते हैं इसको, एस अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब एक कुछ उपनाम थे किसके? पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। आगे हम बात करते हैं साथियों, पावलोव के सिद्धांत में तीन चरण थे। पहले एक तो था अनुकूलन से पूर्व, और एक अनुकूलन के दौरान, और एक था अनुकूलन के बाद। यदि हम अनुकूलन के पूर्व की बात करें साथियों तो इसमें हम पहले क्या करते थे? पावलोव ने क्या किया कि पहले वो कुत्ता के सामने भोजन प्रस्तुत करते थे, जो कि क्या था? स्वाभाविक उद्दीपन था। और भोजन देने के पश्चात कुत्ता क्या करता था? लार निकालता था, जो कि उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। स्वाभाविक उद्दीपक उसको कहते हैं साथियों जिसका असर सभी पर एक समान हो, है ना। क्या? जिसका प्रभाव सभी पर एक समान हो। तो भोजन देने के पश्चात कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी, यह क्या थी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। साथियों, संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी कुत्ता है
जो सबसे संतोषी प्राणी है। यदि उसको एक दिन में 10 बार खाना मिल जाए तो वो मना नहीं करेगा, और उसको 10 दिन तक भी खाना नहीं मिले तब भी वो ये नहीं कहेगा कि हमें भूख लगी हुई है ना। और कुत्ता क्या करता है, भोजन देने पर या भोजन के मिलने पर वो लार निकालता है, इसलिए पावलोव ने कुत्ते को चुना। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं चाहें तो। साथियों क्या पहले चरण में क्या किया इन्होंने, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जो कि क्या स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको पश्चात कुत्ते ने लार निकालना आरंभ किया जो क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दूसरे चरण में जो कि अनुकूलन के दौरान था, इसमें क्या किया इन्होंने, पहले क्या किया, घंटी की आवाज़। यहाँ पे आपको ये सुधार करना है कि पहले आपको घंटी की आवाज़ ना, पहले घंटी की आवाज़, फिर इसके पश्चात प्लस भोजन। पहले इन्होंने घंटी की आवाज़, पहले इन्होंने घंटी बजाई, फिर उसके 5 सेकंड बाद क्या दिया इन्होंने, भोजन दिया। फिर इसके पश्चात क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार निकलना आरंभ हुआ जो कि क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यदि यही घंटी की आवाज़ की बात की जाए तो क्या है, कृत्रिम उद्दीपक। क्या है, कृत्रिम उद्दीपक। वही भोजन क्या है, कैसा, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, तो जिसके पश्चात क्या हुआ, लार निकलना आरंभ हुआ। अब तीसरी परिस्थिति है जो तृतीय चरण है, वो अनुकूलन के बाद। इसमें क्या होता है कि घंटी की आवाज़ सुन के ही मात्र भोजन कुत्ता क्या करता है, लार निकालना शुरू कर देता है, जो क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया। लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज़, इसलिए जो प्रतिक्रिया होगी वो कैसे हो जाएगी, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, यूसीएस क्या है, यहाँ पर भोजन है। यूसीआर लार है। सीएस यहाँ पे आपको ये क्या है, सीएस ये है घंटी की आवाज़। यूसीएस क्या है, भोजन है। यूसीआर लार है। फिर क्या है, घंटी की आवाज़ है, और यूसीआर क्या है, लार है। तो हमने पहले चरण में क्या किया, भोजन दिया, कुत्ते ने लार दी। फिर हमने घंटी बजाई, फिर उसके 5 सेकंड बाद हमने भोजन दिया, कुत्ते ने लार देना आरंभ कर दिया। अब क्या होता है कि भोजन नहीं देते हैं, सिर्फ घंटी ही बजा देते हैं, तब भी क्या करता है, कुत्ता लार दे देता है। यहाँ जो यूसीएस है, इसका फुल नाम की बात की जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। और इस सिद्धांत में जो स्वाभाविक उद्दीपक है वो क्या है, भोजन है। सीएस की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक, जो कि इस सिद्धांत में कौन है, घंटी है। और यूसीआर की बात की जाए तो वो कौन है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जो कि क्या है, लार है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया। और सीआर जिसका नाम क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स, जो क्या है, जिसको कहेंगे हम क्या, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, तो यहीं पर ये 3 चरण हैं और जिनके फुल नाम है वो नीचे लिखे हुए हैं। ये आपने देखा होगा साथी, ये कुत्ता है, यहाँ पे क्या है, इसका ऑपरेशन किया गया है, इसकी कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, किसने, पावलोव ने। इसमें क्या है, ये दिखने वाला शीशा है, यहाँ पे क्या करता है, घंटी बजाता है कुत्ता। पावलोव घंटी बजाती है, पश्चात भोजन देती हैं, और कुत्ते के मुंह से जो लार आती है वो यहाँ से संग्रहित होकर इसमें संग्रहित होती है ना। और यहाँ पे क्या होती है, उसकी मात्रा नापी जाती है, और ये लिखा है ना, अमाउंट ऑफ सैलिवा रिकॉर्डेड हेयर। अब इनको हम पुनः समझते हैं साथियों इस सिद्धांत को। पहले चरण में हमने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते ने भोजन को देख कर क्या लार देना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात हमने क्या किया, घंटी बजाई, और उसके 5 सेकंड बाद प्रश्न आ जाएगा कि एक आदर्श काल क्या होता है कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करने का, तो वो होता है 5 सेकंड। ऑप्शन में रहेगा 2 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड। आपका सही उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड। तो घंटी बजाने के 5 सेकंड पश्चात पावलोव ने भोजन प्रस्तुत किया, तब भी क्या किया, कुत्ते ने लार दी। इसके पश्चात पावलोव ने भोजन प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ घंटी मात्र बजाने से ही कुत्ते के मुँह से क्या की, लार आना आरंभ हो गया, जो क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया। यहाँ पे क्या था साथियों, अभी जो अनुबंधित इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लार दे रहा है वो भोजन के कार्ड दे रहा है, ना कि घंटी के कार्ड, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया, अनुबंधित अनुक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये बंध गई है, यहाँ पे जो भोजन जो लार थी वो किससे बंध गई है, घंटी से बंध गई, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अनुबंधन की कुछ शर्तें हैं साथियों। पहली शर्त यह है कि यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, है ना। यूसीएस कौन है इस सिद्धांत में, भोजन है, और सीएस कौन है, वो है घंटी है। यानी निश्चित क्रम क्या होना चाहिए कि पहले हम घंटी बजाएंगे, उसके 5 सेकंड पश्चात हम, है ना,
5 सेकंड पश्चात हम भोजन देंगे तभी कुत्ता क्या है, लार देगा, है ना। तो पहली शर्त क्या है, यूसी और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम क्या होना चाहिए, पहले घंटी फिर भोजन। क्वेश्चन आ जाता है कि पावलो के सिद्धांत में पावलो ने सबसे पहले क्या किया कि घंटी बजाई पहले फिर भोजन दिया, या फिर घंटी और भोजन को साथ साथ दिया, या पहले भोजन दिया या बाद में घंटी बजाई। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया, ठीक है। और उसका जो निश्चित आदर्श काल है वो कितना है, 5 सेकंड है, ठीक है। दूसरी शर्त यह है यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, यानी जो भोजन है साथियों वो घंटी की आवाज़ की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यानी जो भोजन है वो काफ़ी ऐसा होना चाहिए कि जो कुत्ते की भूख को शांत कर सके। यदि आप उसको एक टुकड़ा देंगे, है ना, तो वो उससे परेशानी नहीं होगा और उस पर लार नहीं देगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप घंटी तो बजा रहे बहुत ज़ोर ज़ोर से और उसको भोजन दे रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में। तो यहाँ पे क्या है, जो यूसीएस है वो सीएस से कैसा होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं हो, यानी जब पावलो की घंटी बज रही हो, है ना, तो तब क्या हो, तब बाहरी कोई शोर शराबा नहीं हो, ना कोई बाहरी अन्य उस प्रकार की कोई घंटी की आवाज़ नहीं आ रही हो, तो कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। और अनुबंधन की दशा अनुकूल हो, यानी शांत वातावरण हो और वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब करने के लिए कोई माहौल ना हो और घंटी की आवाज़ कुत्ते को स्पष्ट सुनाई जा सके। इसलिए अनुबंधन की दशा कैसी हो, अनुकूल हो। और इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि जो कुत्ता है वो कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी पहले से ही लार निकल रही हो, है ना। तो सब अनुबंधन की दिशा कैसे होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है साथ ही कुछ अनुबंधन के नियम हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला साथ उत्तेजना, यूसीएस को और सीएस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। आप जब यह क्रिया कई दिनों तक दोहराएंगे तभी यह संभव हो पाएगा, यानी अनुबंधन तभी हो पाएगा जब इसको आप कई दिनों तक प्रस्तुत करेंगे, बार बार प्रस्तुत करेंगे किसको, भोजन को घंटी के साथ। यानी आप पहले घंटी बजाएंगे फिर भोजन देंगे, तभी ये जाके अनुबंधन होगा। यही तो किया था किसने, पावलो ने। पहले भोजन दिया, फिर क्या हुआ, कुत्ते के मुँह से लार आई, फिर घंटी बजाई इन्होंने, फिर 5 सेकंड बाद इन्होंने भोजन दिया, तब जाके कुत्ते के मुँह से लार आई। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, तृतीय चरण में भोजन को हटा दिया और जो कुत्ता है वो सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही, सीएस से ही क्या किया, लार देने लगा, है ना। तो पहले क्या किया, इन्होंने भोजन दिया, कुत्ते के मुँह से लार आई, फिर घंटी बजाई, फिर 5 सेकंड बाद इन्होंने भोजन दिया, तब भी कुत्ते के मुँह से लार आने लगी। लेकिन आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो दूसरे चरण में जो कुत्ता लार दे रहा है वो किसके कारण दे रहा है, भोजन के कारण दे रहा है ना। अभी यहाँ पे अनुबंधन नहीं हुआ। अनुबंधन कहाँ हुआ हमारा, यहाँ पे सीएस और सीआर में। यहाँ पे क्या हुआ, भोजन को हटा देता है पावलो और सिर्फ घंटी के बजाने से ही कुत्ता क्या करने लगता है, लार देने लगता है। यहीं पे क्या हो जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया हो जाती है और यहीं पर अनुबंधन हो जाता है। सेकेंड नियम है साथ ही विलोपन का नियम। इसमें कहते हैं कि अनुबंधन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है कि कुत्ता समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जा रही है, तब उस परिस्थिति में घंटी बजाने पर भी लार नहीं निकलती है। साथियों, यदि आपने कई दिनों तक ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ घंटी ही बजाई और उसके सामने भोजन नहीं दिया, तब कुत्ता समझ जाता है कि उसके सामने सिर्फ घंटी ही बजाई जा रही है और उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तब वो क्या करता है, कुत्ता लार देना बंद कर देता है। और जब वो घंटी बजाने पर कुत्ता लार नहीं दे, तब हम क्या कहते हैं, विलोपन का नियम कहते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहले हमने भोजन दिया तो कुत्ते के मुँह से लार आई, फिर घंटी बजाई, 5 सेकंड बाद भोजन दिया तो लार आई, फिर घंटी बजाई फिर लार आई, घंटी बजाई फिर लार आई, घंटी बजाई फिर लार आई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी सिर्फ घंटी बजाने से, है ना, कुत्ता समझ जाता है। आपकी घंटी जब बजाते हो तो कुत्ता लार नहीं देता है और यहीं पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे विलोपन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोपन हो जाएगा। यानी बार बार आपके घंटी बजाने, सिर्फ घंटी बजाने मात्र से ही क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि कुत्ता लार नहीं देता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है श्रोता पुनः लाभ। अनुबंधन के बाद विलोपन होता है और विलोपन के बाद जब कभी कभी प्राणी के सामने घंटी प्रस्तुत करते हैं और प्राणी लार प्रस्तुत करता है तो उसे श्रोता पुनः लाभ कहते हैं। समझते हैं यहाँ पे कि पहले क्या करता है, पावलो की भोजन देता है, कुत्ते के मुँह से लार आ जाती है, फिर घंटी बजाता है, उसके पश्चात भोजन देता है, फिर कुत्ते के मुँह से लार आ जाती है, घंटी बजाता है, लार आती है। यहाँ पे क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। फिर घंटी बजाता है, लार आती है, घंटी बजाता है, लार आती है, घंटी बजाता है और लार नहीं आती है। कई दिनों तक ऐसा हुआ कि वह आपने घंटी बजाई और लार आना बंद हो गया। इसको क्या कहा, विलोपन कहा गया। लेकिन उसके बाद फिर कभी आपने 15-20 दिन बाद कभी
अचानक से आपने घंटी बजाई, तब क्या होता है, कुत्ता अचानक से लाड़ दे देता है, क्योंकि उसको लगता है, उसको याद आ जाता है कि घंटी बजने के पश्चात हमें भोजन मिलता था, तो उसका आड़ू क्या कर देता है, अपने आप ही लाड़ दे देता है। इसको हम क्या कहते हैं, सुता पुनर्लाभ कहते हैं। और ये किसकी स्थिति है, विलोपन के बाद की स्थिति है। ठीक है, पहले अनुबंधन होता है, इसके पश्चात विलोपन की स्थिति आती है, विलोपन के पश्चात सुता पुनर्लाभ की स्थिति आती है, आपको याद रखना है। अन्य नियम है एक और, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब प्राणी घंटी से मिलते जुलते उद्दीपक से भी लार प्रस्तुत कर दे देता है, तब सामान्यीकरण होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल की घंटी की आवाज़, सामान्यीकरण मतलब उसी के समान अन्य उद्दीपक। यहाँ पे क्या होता है, पावलों की घंटी से कुत्ता लार दे रहा है, लेकिन उसी की तरह एक रेलवे स्टेशन पर आ रही रेल की गाड़ी की आवाज़ है जो कि घंटी की आवाज़ की तरह है, तो उससे भी यदि कुत्ता लार दे रहा है तो क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है ना। जैसे रास्ते में चलते आ रहे बालक की साइकिल की घंटी की आवाज़ से भी कुत्ता लार दे रहा है, तो वो क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। उद्दीपक विभेदन हम किसको कहेंगे, जब प्राणी मूल उद्दीपक जो कि घंटी की आवाज़ है के अलावा बाकी मिलते जुलते उद्दीपक, जैसे रेल की घंटी की आवाज़, मोबाइल में रिकॉर्डेड घंटी की आवाज़, है ना, बालक की साइकिल की घंटी की आवाज़ के मध्य, है ना, मूल उद्दीपक और अन्य उद्दीपक के मध्य इनमें अंतर करना सीख जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, उद्दीपक विभेदन कहते हैं। ठीक है, बाह्य अवरोध, बाह्य अवरोध होने पर अनुबंधन धीमा हो जाता है। यदि घंटी की आवाज़ के समय कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जो कुत्ते को सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुबंधन धीमा हो जाएगा। कालक्रम वही कि पहले हमें घंटी प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात हम भोजन देंगे, और यह सही तरीका क्या है, पहले घंटी बजाना फिर भोजन देना, और इसके मध्य जो समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लगभग 3 से 5 सेकंड के मध्य। यदि पूछा जाए तो सिर्फ आपको 5 सेकंड बताना है ना। तो जो सही क्रम है वो क्या है, पहले घंटी बजाएंगे फिर भोजन देंगे, कितने समय बाद, 5 सेकंड बाद। एक सिद्धांत और है इसमें साथियों, एक नियम और है, वो है पुनर्बलन का। क्या है, पुनर्बलन का। और पुनर्बलन की बात की जाए तो साथियों, अनुबंधन के बाद प्राणी को बीच बीच में पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे अनुबंधन की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। इसको हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। एक आता है साथियों आभासी अनुबंधन। क्या आता है, आभासी अनुबंधन, आभासी अनुबंधन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण अपने आप लार स्त्राव की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, और यह क्या होता है, आभासी अनुबंधन कहलाता है। क्या जाना हमने, प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण अपने आप जब लार स्त्राव की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसको हम आभासी अनुबंधन कहते हैं। अब साथियों, तो आपने मोटा मोटा क्या जाना है सिद्धांत में, कि पावलोव के सिद्धांत में 3 चरण हैं। पहला क्या है कि वह भोजन देता है, कुत्ता क्या करता है, लाड़ देता है। इसके पश्चात क्या होता है, पावलोव घंटी बजाता है, उसके 5 सेकंड बाद भोजन देता है, तब कुत्ता क्या करता है, लाड़ दे देता है। और जो यहाँ पे जो लाड़ दे रहा है वो किसके कारण दे रहा है, भोजन के कारण दे रहा है, अभी अनुबंधन नहीं हुआ, इसलिए यह भोजन के कारण दे रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुबंधित क्रिया। क्या कहते हैं, अनानुबंधित क्रिया, अनुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अभी अनुबंधन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं अनुबंधित। क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। मतलब नहीं होना, अनुबंधित अनुबंधन, तो अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, कुत्ता क्या करता है, पावलोव क्या करते हैं, भोजन को हटा देते हैं और सिर्फ घंटी ही बजाते हैं, तब कुत्ता क्या कर देता है, लाड़ दे देता है। इसलिए जब घंटी के कारण, घंटी बजाने से ही कुत्ता लाड़ देने लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, यहाँ पे जो कुत्ते की लार है, जो अनुक्रिया वो किससे बन गई, घंटी से बन गई। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र में बताया भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। पहले क्या करते हैं, पावलोव भोजन देते हैं, कुत्ते के मुँह से लार आती है ना। फिर क्या करते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं, कुत्ते के मुँह से कोई लार नहीं आती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कुत्ता लार दे रहा है अभी तक, वो सिर्फ भोजन के कारण दे रहा है, घंटी के कारण नहीं दे रहा है। फिर क्या करते हैं अगले सिद्धांत में, कि पहले घंटी बजाते हैं, इसके 5 सेकंड पश्चात वो भोजन देते हैं, तब कुत्ते के मुँह से क्या आती है, लार आती है। फिर क्या करते हैं, वो भोजन हटा देते हैं और सिर्फ घंटी बजाते हैं, तब भी कुत्ता क्या करता है, लार देने लगता है। वहीं पर क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत का साथियों मोटा मोटा। इसके हम आगे बात करें कि सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या है, तो भय को दूर करने में सहायक है। यह सिद्धांत भय को दूर करने में सहायक है।
नेक्स्ट समाजीकरण में सहायक है। आप अच्छे अच्छे नियमों को बालकों को सिखा सकते हैं। अनुशासन विकसित करने में सहायक, यदि कोई बच्चा शोर कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं बेटा हम तुम्हें 2 टॉफ़ी देंगे, तुम्हें शांत बैठना है 2 घंटे तक। और जब आप ऐसा 1 हफ्ते तक करते रहोगे तो वो क्या करेगा, टॉफ़ी की लालच में वो शांत बैठेगा। और एक दिन क्या करोगे आप उसको, यदि आप टॉफ़ी नहीं भी दोगे तब भी वो शांत बैठेगा। इससे क्या हो जाएगा, उसमें अनुशासन विकसित हो जाएगा। गणित शिक्षण में सहायक, यहाँ पे आप क्या करते हैं 2 एकम 2, जैसे बोलते हैं ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ही क्या है अनुबंधन ही तो है हमारा। 2 1 के बीच क्या होगा, अनुबंधन हो गया। 4 2 के मध्य क्या होगा, अनुबंधन हो गया। इसी कारण हम क्या करते हैं, ये सीख पाते हैं। अपन क्या करते हैं, जब बालकों को ए सिखाते हैं ABCD, तब क्या करते हैं हम एप्पल दिखा के क्या करते हैं, हम उसको याद कराते हैं कि जहाँ ये चित्र आए इसको हम क्या कहना, ए कहना है ना। तो एप्पल से ए, बॉल से बी, कैट से सी, डॉग से डी, ये क्या अनुबंधन ही है। इसके कारण ही हम इसको क्या कहते हैं ABCD सिखाते हैं। वैसे ही का कलम से कबूतर, खा से खरगोश, ये क्या है, इसके अनुबंधन के कारण ही हम बालकों को वर्णमाला सिखा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में सहायक हो गया। अभिवृत्ति विकास में सहायक, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, नज़रिया, दृष्टिकोण। तो सही नज़रिया विकसित करने में यह सिद्धांत सहायक है। स्वभाव व आदत निर्माण में यह सिद्धांत सहायक है। ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या बातें आएंगी कि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। यहाँ पर यह क्या करते हैं पावलोव कि कई बार भोजन और घंटी और भोजन को प्रस्तुत करते हैं, तो यानी वो पुनरावृत्ति करते हैं। तो यह क्या बताता है कि हमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति करना चाहिए, यानी यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। जितनी बार आप पुनरावृत्ति करोगे उतना ही अधिक क्या होगा, बालक सीखेगा। और यह सिद्धांत शिक्षण में सिर्फ दृश्य सामग्री का उपयोग की बात बताता है, यानी जब क्लास में यदि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो रहा है तो किसका परिणाम है, इस पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत का परिणाम है ना। क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री से बालक अधिक सीखता है, उससे अनुबंधन हो जाता है ना। और सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में भी सहयोगी है। बुरी आदतों को दूर करने में तथा अच्छी आदतों के निर्माण में भी यह सिद्धांत उपयोगी है। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे क्या था, शिक्षा के सिद्धांत में, इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता थी, इसका महत्व था। आपको एक बात याद रखना है साथियों कि 2 शब्द आते होंगे, क्या आप बताइए। एक आता है शब्द क्या, बंध, एक शब्द आता है क्या, अनुबंधन। बंध और अनुबंध, ये आप क्या बता सकते हैं, ये शब्द अलग अलग हैं या एक ही हैं, ये शब्द अलग हैं या एक ही हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो बंध है और अनुबंध है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। बंध की बात की जाए तो इसको हम यह कहते हैं कि किसी अनुभव के कारण किसी व्यवहार को जब हम करते हैं और वह अनुभव हमारा अपना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, है ना। और अनुबंध की बात की जाए तो जब किसी के अनुसार बंध जाए, है ना, किसी के अनुसार जब बंध जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। जैसे इसमें घंटी की आवाज़ के साथ क्या कहते हैं, लार बंध जाती है, तो क्या है, वो अनुबंध है। और जो पावलोव का सिद्धांत है यह अनुबंधन पर आधारित है, इसलिए इसको हम अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और जो बंध का सिद्धांत वो हम थोंडाई के सिद्धांत को कहते हैं। इसको सिद्धांत को, थोंडाई के सिद्धांत को, इसलिए आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में हमने बात की पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत के अधिगम के सिद्धांत की, जो कि BF स्किनर ने दिया। तो साथियों वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको टेलीग्राम लिंक दी जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण PDF की आपको लिंक दी जाती है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस नोट्स को चाहते हैं तो इसका चार्ज है साथियों, अब हमने बढ़ा दिया इसका चार्ज, बताएंगे आगे आपको। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 87 56 27 72 92 पर, बस नोट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।